नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी की सजी अलौकिक झांकी, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दर्शन पूजन। प्राचीन कालीमठ में मां के श्रृंगार महोत्सव व संगीत समारोह का हुआ शुभारंभ। लंका डाफी क्षेत्र में सीवर समस्या का सपा युवजन सभा ने किया विरोध। और आर महिला पीजी कॉलेज में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम निडर कार्यशाला का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी की अलौकिक झांकी सजी, बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी मंदिर में मां महालक्ष्मी जी का भव्य श्रृंगार किया गया। सर्वप्रथम मां को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद नवीन वस्त्र, आभूषण व सुगंधित पुष्पों, कमल पुष्प से मां की अलौकिक झांकी सजाई गई। भोग प्रसाद अर्पित कर मां की आरती की गई। भोर से ही भक्तों के मंदिर पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया। सभी ने जय जयकार के बीच मां के अलौकिक स्वरूप का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक फूल पत्तियों, विद्युत झालरों से सजाया गया। मंदिर के पुजारी अविनाश पांडे और महंत शिव प्रसाद पांडे ने बताया कि आज के इस श्रृंगार का विशेष महत्व है। आज के दिन मां का दर्शन पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। जो लोग 16 दिन के सुरैया मेले में मां का दर्शन नहीं कर पाए हैं, आज के दिन करने से उन्हें भी इस फल की प्राप्ति होती है। विश्वविख्यात विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 16 दिवसीय श्री महालक्ष्मी माता का सुरहिया मेला के समापन के अवसर पर आज मातृ नवमी के दिन भगवती का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर काशी वासियों को स्वर्ण महालक्ष्मी प्रतिमा का दर्शन आज हो रहा है। रात्रि 9 बजे मां की महाआरती उतारी गई एवं राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना से श्री श्री यंत्र पीठम समिति द्वारा भगवती को पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र के सुख समृद्धि की कामना की गई। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है आपके माता के दर्शन? आज मातृनवमी के दिन दर्शन मात्र से 16 दिवसीय सुरैया मेला के दर्शन का और परिक्रमा का, पूजन का, व्रत का, ये सभी को उसका फल प्राप्त होता है। और हमारी जो माताएं व्रत रहती हैं, पुत्र के काम से, पुत्र के दीर्घायु के लिए माँ सभी की मनोरथ पूर्ण करती हैं। अति प्राचीन सुरैया मेला महालक्ष्मी व्रत, संतान लक्ष्मी जीवित पुत्रिका व्रत का समापन आज भगवती के वार्षिक श्रृंगार से संपन्न हुआ, जिसमें आज पूरे मंदिर को विविध रंग के पत्तियों से, झालरों से, लाइट से सजाया गया और मां
भगवती महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का विशेष अलंकार श्रृंगार किया गया। आज का श्रृंगार श्री श्री यंत्र पीठम समिति वाराणसी के तत्वाधान में किया गया। आज का श्रृंगार जो था वो राष्ट्र के सुख समृद्धि, विश्व के कल्याणार्थ की कामना से था। और ऐसी भी मान्यता है कि जो भी भक्त सोरैया में 16 दिन में किसी भी कारणवश भगवती के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो आज के दिन अगर माँ के दर्शन करते हैं तो उनको 16 दिन के दर्शन का फल मिलता है। भगवती उनके सभी मनोरथ सिद्ध करती है, उनके घर एवं संतान सहित सबके कल्याण होता है और माँ की कृपा बनी रहती है पूरे वर्ष। प्राचीन काली मठ में मां का श्रृंगार महोत्सव व संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ में मां काली का 3 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मां काली को पंचामृत स्नान करा के नूतन वस्त्र आभूषण से सुसज्जित किया गया। विभिन्न प्रकार के फूलों से मां काली का श्रृंगार पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे ने किया। आरती पुजारी पंडित विकास दुबे ने किया। संगीत समारोह का शुभारंभ 11 वैदिक ब्राह्मणों के सस्वर वैदिक मंगलाचरण पाठ से हुआ। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन व संचालन में जवाहरलाल और साथी कलाकारों ने शहनाई की मंगल धुन के साथ देवी पचरा बजाकर हाजिरी लगाई। डॉक्टर ममता टंडन, सोनी सेठ व गौरव मिश्रा ने कथक नृत्य, देवी स्तुति, जयंती मंगला काली के साथ पारंपरिक कथक की बारीकियों को प्रस्तुत किया। तबले पर भोलानाथ मिश्रा, राजकुमार मिश्रा, हारमोनियम गायन पर आनंद कुमार मिश्रा, सारंगी पर अमित ने कुशल संगत किया। डॉक्टर विजय कपूर, स्नेहा अवस्थी, दिव्या दुबे, अंशिका सिंह, पुनीत जेटली, अनन्या मिश्रा, सरिता सेठ, अवधेश पाठक ने अपने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति की। जारी काली मठ कार्यक्रम जी किस तरह का चल रहा है? यह 3 दिवसीय प्राचीन काली मठ संगीत समारोह जो अनवरत 29वां वर्ष है, ये अनवरत चले आ रहा है। यहाँ पे इस वक्त वेद मंगलाचरण से प्रथम निशा शुरू हो गई है। अब ये आखिरी निशा होगी 28 तारीख को। क्या क्या होगा 28 समापन के दिन? किस तरह से समापन किया जाएगा? समापन एकदम बेहद एकदम तरीके से भंडारा करते हुए, एकदम माई का बेहद प्रसाद बांटते हुए सभी भक्तों को माई इस समय आशीर्वाद दे रही है। एकदम भीड़ देखिए, इतना पानी बरस रहा है, लेकिन माई का देखिए श्रद्धा है, कितनी भीड़ है यहाँ लगी हुई। अब तक हजारों लोगों ने दर्शन कर लिया और प्रसाद भी प्राप्त कर लिया। माँ काली का दर्शन करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? किस तरह से सुना जाता है कि बाधा नहीं होती है? माँ काली का अगर आप भक्ति करते हैं तो माता आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से की सिद्धि देती है। हर तरीके का आपको कोई भी आपको बाधा नहीं। यहाँ के जितने भी दर्शनार्थी हैं, आप किसी भी दर्शनार्थी से उनसे उनका अनुभव पूछ सकते हैं। प्राचीन काली मठ सिद्धपीठ है। लंका डाफी क्षेत्र में सीवर समस्या का सपा युवजन सभा ने जमकर विरोध किया।
लंका थाना अंतर्गत डाफी क्षेत्र में सीवर की समस्या को लेकर समाजवादी युवजन महासभा के महासचिव अजय फौजी ने सीवर के पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। अजय फौजी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, विधायक, पार्षद, मेयर बीजेपी के हैं, इसके बावजूद यहां काफी दिनों से सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे होकर सभी राहगीर गुजरते हैं और उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। उनका कहना रहा कि 2015-16 में समाजवादी सरकार ने सड़क और दोनों तरफ नालियां बनवाई थी। कुछ दिन पहले वर्तमान सरकार नाली को पाट दिया। अब ये बताएं कि सीवर का पानी कहां जाएगा? दोनों ओर मंदिर है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे इसी सीवर के पानी में से होकर मंदिर जाते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण हो। अजय जी, आज यहाँ पे गंदे पानी में खड़ा होकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या मामला है? गंदे पानी में, सीवर के पानी में विरोध दर्ज कराने का मेरा मकसद ये है कि ये डबल इंजन सरकार और यहाँ के पार्षद भी बीजेपी के, मेयर भी बीजेपी के, विधायक भी बीजेपी के, और इसी बरसात के पानी में से हमको आना जाना पड़ता है। ये 2015-16 में समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव जी ने ये सड़क अब दोनों साइड नाली बनवाई थी। कुछ दिन पहले ये डबल इंजन सरकार ने नाली को पाट दिया। अब ये सीवर और बरसात का पानी कहाँ जाएगा? स्विमिंग पूल बना दिया हम लोगों के लिए। इधर भी मंदिर, इधर भी मंदिर। महिलाएं, बच्चे, पुरुष नहा के धो के प्रसाद लेके राम सीता का पूजा करने जाती हैं इसी सीवर के पानी में से। इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी समस्याएं होती है महिलाओं को? सबसे ज़्यादा महिलाएं, स्कूली बच्चे और पैदल जाने वालों को होती है साइकिल से। क्यों? नहा धो के स्कूल से बच्चे आ जा रहे हैं, ठीक, और उसका इसी पानी में से, इतने पानी में से डुबा के वो जा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब ये मैं आपको तक बात ये नगर निगम तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसका समाधान जल्द से जल्द करें। अगर समाधान नहीं हुआ तो आगे आप समाधान नहीं होगा तो रास्ता ब्लॉक, बड़ा आंदोलन करेंगे। क्यों? ये ऐतिहासिक गांव है, बीएचयू की दीवार बगल में है, बीएचयू के लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट यहाँ रहते हैं, और मंदिर पीछे आपके जस्ट बगल में मंदिर है, एक मंदिर, वो एक सामने मंदिर है राम सीता। इस विषय में नेताजी, स्थानीय पार्षद का रवैया आपके प्रति में कैसा है? स्थानीय पार्षद का रवैया कुछ भी नहीं है। वो भी इसी से आते जाते हैं, न वो अधिकारी को बोलते हैं, न वो कोई कार्य कराते हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जो भी वजह हो। मैं अधिकारियों तक ये बात कहूँ, इससे अधिकारी भी आता है। रविदास जयंती आ रहा है, विदेश से लोग आते हैं, इन्हीं मकानों में, लॉज में रेंट पे रहते हैं, वो आते कहते हैं सबसे गंदी जगह ये है, सबसे गंदा गांव ये है। आर्य महिला पीजी कॉलेज में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम निडर कार्यशाला का समापन हुआ। आर्य महिला पीजी कॉलेज के ज्ञानानंद सभागार में मिशन शक्ति 4 के अंतर्गत तेजस्विनी महिला प्रकोष्ठ, आर्य महिला पीजी कॉलेज वाराणसी एवं पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन व टीम मीडिया एक्सपर्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम निडर व तेजस्विनी महिला प्रकोष्ठ तथा अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित 15 दिवसीय कार्यशाला का समापन सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि एवं संगीत विभाग द्वारा मंगलाचरण व कुल गीत की प्रस्तुति के साथ हुआ। डॉक्टर शशिकांत दीक्षित द्वारा स्वागत वक्तव्य के साथ ही अतिथियों का औपचारिक परिचय कराया गया। पुष्पगुच्छ, माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों में संयुक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी, एडीसीपी वरुणा क्राइम, डीसीपी काशी, एडीसीपी महिला अपराध, एडीसीपी काशी, एसीपी दशाश्वमेध जोन, इंस्पेक्टर चेतगंज इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आर्य महिला पीजी कॉलेज से प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर भावना त्रिवेदी, तेजस्विनी महिला प्रकोष्ठ की समन्वयक प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी, अन्य विभाग के अध्यक्ष व शिक्षक एवं शिक्षिकाओं सहित लगभग 200 छात्राओं की उपस्थिति रही। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा आत्मरक्षा प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर शशिकांत दीक्षित के अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद प्रोफेसर बिंदु लाहिड़ी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मनीषा पांडे ने किया।
10 नंबर की पूरी टीम आपके साथ है। नेक्स्ट। में 10 नंबर की स्थापना की गई थी। तब महिलाओं के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि जहां उन्हें पुलिस स्टेशन जाए बगैर ही सुविधा मिल सके, वो अपनी बात को कह सके। 15 नवंबर 2012 में हमारा ऐसा ऑफिस था। वर्तमान में माननीय योगी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सौजन्य से इसको विस्तार किया गया है और 18 अगस्त 2020 में इसको बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है और एक ही छत के नीचे जस्ट लाइक अम्ब्रेला कई तरह की सुविधाएं और मॉनिटरिंग महिला अपराध की होती है। नेक्स्ट। महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन में एडीजी स्तर के अधिकारी पोस्ट हैं जो हम लोगों को समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। 2 डीआईजी उपलब्ध हैं और 2 एडिशनल एसपी और 1 डिप्टी एसपी जो हम लोगों को डायरेक्शन देते रहते हैं कि कब कैसे क्या करना है। क्या है कि किस तरह का आज कार्यक्रम का ऊपर हो रहा है? आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लीडर फेज 4 के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। तो इसमें आर्मिला पीजी कॉलेज के साथ साथ ये भी संस्थाएं सम्मिलित है, जैसे कि महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, मीडिया टीम एक्सपर्ट और आर्मिला पीजी कॉलेज का तेजस्वी प्रकोष्ठ, इनके संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विशेष रूप से जो आज का समय है कि शिक्षा का स्तर तो हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि हमारी छात्राएं या हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं रह जा रही हैं। तो सरकार की तरफ से एक ये सराहनीय कदम लीडर को लेकर के शुरू किया गया है कि बच्चियों को जितने भी नियम है कि बच्चियों को कैसे किस नंबर पे डायल करना है, वो अपनी सुरक्षा के लिए उनको क्या व्यवस्था करना है वो कर सके। इसके साथ ही साथ आर्मिला पीजी कॉलेज के तेजस्वी प्रकोष्ठ के द्वारा 15 दिन का सेल्फ डिफेंस की बच्चियों को ट्रेनिंग दी गई कि बच्चे आत्म सुरक्षा या अपनी सुरक्षा स्वयं कैसे कर सकते हैं। तो उसका भी समापन समारोह है जिसमें हमारी बच्चियां जो 15 दिन ट्रेनिंग ली है उसका भी परफॉर्मेंस आज करेंगी। तो निश्चित रूप से एक सफल आयोजन है और उत्तर प्रदेश सरकार का एक सराहनीय कदम है, क्योंकि बच्चियां या छात्राएं हमारी घर से जब निकलती हैं तो गार्जियन बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित घर लौट आए। तो हम सभी कोशिश करते हैं कि बच्चियां अपनी सुरक्षा स्वयं करें, किसी के ऊपर निर्भर न हो। कौन लोग आए इस कार्यक्रम में? आज इस कार्यक्रम में हमारे में डॉक्टर एजुकेशन संयुक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नर वाराणसी श्री गौरव बंसवाल जी डीसीपी काशी, श्रीमती ममता रानी जी एडीसीपी महिला अपराध, हाँ श्री गौरव कुमार जी एडीसीपी चेतगंज वाराणसी, श्रीमती प्रज्ञा पाठक जी एसीपी दशाश्वमेध जोन, श्रीमती बबीता यादव जी इंस्पेक्टर 1090, इंस्पेक्टर दिलीप मिश्रा जी चेतगंज, श्री नागेंद्र मिश्रा जी मैनेजिंग डायरेक्टर टीम एक्सपर्ट। तो आप सबके सहयोग से एक सफल आयोजन किया जाएगा और ये कोशिश किया जाएगा कि बच्चियां अपनी सुरक्षा स्वयं कैसे कर सकती हैं ताकि हमारी बच्चियां भी सुरक्षित रहें। और हम सब जानते हैं कि आधी आबादी को शिक्षित करने का तो बहुत सारे प्रकल्प हम लोगों ने यहाँ सरकार की तरफ से चला रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जब हमारी बच्चियां काम करने के लिए, शिक्षा के लिए, कुछ बड़े काम के लिए बाहर निकलती है तो सुरक्षित क्यों नहीं है। इसको लेकर के सरकार भी परेशान है और गार्जियन भी परेशान है, शिक्षा संस्थानें भी परेशान है। इसलिए इस तरह के कदम का आयोजन किया गया है। इस तरह के सराहनीय कदम को सरकार की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से उठाया गया सेल्फ डिफेंस के माध्यम से, और अन्य भी जो नियम है बच्चियां हमारी जान सके और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में एनसीसी बटालियन की वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की बनपुरवा शाखा में एनसीसी बटालियन द्वारा प्रदेश स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ब्रिगेडियर कुलवीर सिंह की देखरेख में संपूर्ण कार्यक्रम कराया गया। इस दौरान ब्रिगेडियर कुलवीर सिंह ने बताया कि यूपी एनसीसी डायरेक्टरेट का इंटर ग्रुप का डिबेट कॉम्पिटिशन कराया जा रहा है, जिसमें पूरे स्टेट के 11 ग्रुप के कैडेट्स प्रतिभाग कर रहे हैं। कैडेट्स का बहुमुखी विकास, व्यक्तित्व विकास, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देना और उनमें रीडिंग हैबिट को विकसित करने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया जाएगा। कि एनसीसी प्रशिक्षण एक सैन्य प्रशिक्षण की संस्था ही नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जो युवाओं को आत्मविश्वास
अनुशासन और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करता है। एनसीसी में शामिल होने वाले कैडेट्स न केवल शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं बल्कि वे मानसिक और भावात्मक रूप से भी प्रबल होते हैं। पर ऐसा है कि बिना एनसीसी के भी हम यूनिटी और डिसिप्लिन सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के बाद, उसमें भाग लेने के बाद ही हमें यूनिटी और डिसिप्लिन सिखाया जाए। हम सब ये कहते हैं कि एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के बाद ही हम सब एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। ये हमारे यूपी एनसीसी डायरेक्टरेट का इंटर ग्रुप का डिबेट कंपटीशन है, जिसमें पूरे स्टेट के जो 11 ग्रुप हैं उनके हर ग्रुप से जो कैडेट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य है कैडेट्स का मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, उनके कॉन्फिडेंस को और उनमें एक रीडिंग हैबिट को डेवलप करना, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ इसमें भाग लेंगे और कितने लोग? जैसे मैंने बताया कि इसमें पूरे यूपी एनसीसी डायरेक्टरेट के सभी ग्रुप्स के बच्चे आ रहे हैं। हर ग्रुप से 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 सीनियर डिवीजन और 2 जूनियर डिवीजन है, और दोनों में गर्ल्स कैडेट और बॉयज कैडेट दोनों हिस्सा ले रहे हैं 50-50%। कितने दिन का होगा ये आपका? ये इवेंट कल शुरू हुआ है, जिसमें इन्होंने पहले प्रिपरेशन अपना किया है और बाकी आज की जो मेन इवेंट होना है उसकी तैयारी की है इन्होंने। और आज सुबह से लेकर के हम इस इवेंट को शुरू कर रहे हैं और आज ये इवेंट आज समाप्त हो जाएगा। समापन पर कितना लाभ मिलेगा इन लोगों को? इसके अंदर कोई शक नहीं है कि ये इवेंट है। इनको ना सिर्फ अपने आप जिन्होंने तैयारी किया है उनके बारे में इनको पता लगेगा कि कैसे तैयारी करना है इसके लिए, और इनको दूसरे कैडेट से सीखने का, जो दूसरे ग्रुप से हैं, प्रिपेयर होकर आए हैं, वो किस लेवल पे तैयारी किया है उन्होंने, किस लेवल का कंपटीशन है, इनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इससे इम्प्रूव होती है, नॉलेज इम्प्रूव होती है और स्टेज फियर इसमें इनका जाता है। ये सारी जो स्किल्स हैं, क्वालिटीज हैं, एक स्टूडेंट के लिए, एक कैडेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन लोगों को समापन पर सम्मानित भी किया जाएगा क्या? बिल्कुल अवश्य, ये इनका हौसला अफजाई करने के लिए और इनके लिए एप्रोप्रिएट जो पुरस्कार हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो दिए जा रहे हैं हमारी तरफ से। और ऑफ कोर्स जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको, जो उनके ग्रुप्स हैं, वो भी सम्मानित करेंगे। सर, आज किस तरह का ये एनसीसी की बटालियन है जो हमारे यहाँ से एफिलिएटेड भी है, और आप सब लोग देश की निष्ठा के प्रति निष्ठावान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एनसीसी क्या है ये सब लोगों को पता है। तो उनके तत्वावधान में एक डिबेट कंपटीशन है जो प्रादेशिक लेवल का है, और उनके बच्चे विभिन्न विषयों पर तर्क और वितर्क दोनों स्थिति में बोलेंगे, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। यह वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में विश्व पर्यटन दिवस पर परिचर्चा की गई। डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र तिवारी, गवर्नमेंट अप्रूव टूरिस्ट गाइड, महाविद्यालय की निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे तथा डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने मां सरस्वती व आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय की निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह व पौधा देकर उनका सम्मान किया। मुख्य अतिथि ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में इस बात को प्रसारित तथा जागरूकता फैलाने के लिए है कि किस प्रकार पर्यटन वैश्विक रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक
सांस्कृतिक तथा आर्थिक मूल्यों को बढ़ाने में तथा आपसी समझ को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। उन्होंने बताया कि पर्यटन ही एक ऐसा व्यवसाय है जो प्रदूषण रहित है। उन्होंने व्यास मंदिर सहित काशी के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की भीड़ की समस्या को कम करने के लिए अन्य पर्यटन स्थल के बारे में भी लोगों को जागरूक करना जरूरी है। महाविद्यालय की निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने बताया कि पर्यटन व्यवसाय में असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, लेबनान, ईरान में युद्ध के कारण पर्यटन व्यवसाय को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में आने वाले अधिकांश पर्यटक उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। भारत में यूपी का स्थान पर्यटन की दृष्टि से तीसरा है। डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव तथा महाविद्यालय की छात्राओं ने भी इस अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर प्रतिमा राय तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने किया। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी ने किया। कार्यक्रम में मोनालिसा, डॉक्टर सूर्य प्रकाश वर्मा, दीपक कुमार गुप्ता, वरुण अग्रवाल, लवकेश तिवारी, चंचल ओझा, शाहिना परवीन आदि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्राएं उपस्थित रहे। पकड़ सर इधर देखिए सर मैडम बहुत अच्छी बातें और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे आपसे बात की। जब हम कहते हैं कि जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है, ये जो है UNWTO जो है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये 1980 में स्टैब्लिश हुआ और इसने जो है ये तय किया कि 27 सितंबर को जो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाएगा। और अभी ये थीम हम सब जानते हैं, टूरिज्म एंड पीस है। तो वर्ल्ड पीस के बारे में अभी हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विश्व जो है वो एक बड़ी भयंकर युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, रशिया हो, इजराइल हो, हमास हो, मतलब फिलिस्तीन हो, लेबनान भी उसमें कूद पड़ा है और धीरे धीरे जो आसपास के देश हैं उनको मदद कर रहे हैं। ईरान, इराक, ये सब जितने कंट्रीज हैं सब आपस में कहीं न कहीं युद्ध की विभीषिका से घिरे हुए हैं और ये डर है कि कहीं ये जो विभीषिका है ये तृतीय विश्व युद्ध में न बदल जाए। इसलिए बहुत अधिक आवश्यक है कि टूरिज्म का जो आपकी का जो थीम है, टूरिज्म एंड पीस, ये बहुत रिलेवेंट है, बहुत सार्थक है, बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है, इसलिए इसको यहाँ पे किया जाता है। अभी जब वर्ल्ड टूरिज्म क्या है, मोनालिसा जी ने कुछ शुरू किया था, लेकिन बीच में व्यवधान उनको हुआ। टूरिज्म जो है वो केवल घूमना नहीं है, सड़क पे चले और आप घूमते रहें और यायावरी करें और कहीं भी निकल जाए, आज मन कर रहा है घाट पे घूमने का, घूमने चले जाए, वो टूरिज्म नहीं है। टूरिज्म के लिए तय होता है, आना जाना रहना, कहाँ घूमना है, क्या करना है, पूरा एक पैकेज होता है। जब उस पैकेज के साथ और कुछ उद्देश्य के साथ जब आप जाते हैं कहीं पर किसी बातचीत करने के लिए या कुछ पर्पस उसके साथ रहता है, घूमने में ही आप अगर कल्चरल वहाँ के देखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, कहाँ क्या चीज़ है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, जब ये जानकर प्लान करते हैं तो वो टूरिज्म के अंतर्गत आता है। और इनबाउंड टूरिज्म भी होता है और आउटबाउंड टूरिज्म भी होता है, साथ में जो डोमेस्टिक टूरिज्म भी होता है और जो विदेश से टूरिज्म है। इसी में कुछ मैं आपको डेटा बताती हूँ कि किस तरह से जो कार्य हुए हैं कि अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो है TTDI है 2024 का, ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है। इंडिया को 39th रैंक मिली है, 119 कंट्रीज में 39वां रैंक मिला है इंडिया को टूरिज्म के हिसाब से। और साथ में जो ये जो इंडेक्स है, पहले ये 54वां रैंक था इंडिया का,
2021 में, लेकिन अब 2024 में ये 39वां रैंक हो गया है। माने हमारे यहाँ टूरिज्म की सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं। साथ में जो इनबाउंड टूरिज्म है वो 2019 में का जो 90% ही रह गया है, क्योंकि कोरोना ने बहुत डैमेज किया टूरिज्म इंडस्ट्री को। उसके बाद धीरे धीरे फिर से वो रास्ते पर आ रहे हैं। तो जो इनबाउंड टूरिज्म है, उपयोगी जो वाक्यांश होते हैं उनको ये इसमें अपने थीम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस साल, इस वर्ष पूरे विश्व में जो अशांति फैली हुई है वो पर्यटन के लिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत हानिकारक है। इस समय यूरोप में, विशेष रूप से रूस में लोग निकल नहीं रहे हैं, पर्यटन के लिए नहीं निकल पा रहे हैं, उचित माहौल नहीं। तो पर्यटन एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो पूरे संसार को जोड़ने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, साबित हो सकती है। आप सभी जानते होंगे हमारे देश में तो पर्यटन विश्व गुरु कहा जाता है भारत को। आज से नहीं, पर्यटन अनादिकाल से चलता आ रहा है। हमारे देश के चारों दिशाओं में फैले हुए जो धार्मिक केंद्र हैं, बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारकाधीश, ये पूरे भारत का आपको परिचय कराने के लिए पर्याप्त है। इतनी यात्रा अगर किसी ने कर लिया तो पूरे भारत को जान सकता है, पूरी संस्कृति को समझ सकता है और एक दूसरी संस्कृति के विषय में जानना, समझना, सीखना, एक दूसरे की जीवन शैली को जानना, सीखना और समझना, ये पर्यटन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग रहा है शुरू से। रोहनिया पावर हाउस विद्युत कनेक्शन मामले में जांच का आश्वासन मिला। अब देखना ये होगा कि इस ओर कार्रवाई होती है या मात्र खानापूर्ति की जाती है। विद्युत वितरण खंड द्वितीय बरईपुर के रोहनिया उपकेंद्र के अंतर्गत कादीपुर नकाई गांव में विद्युत विभाग की गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि अवर अभियंता और TG2 ने 400 मीटर से ऊपर की दूरी पर अवैध विद्युत कनेक्शन प्रदान किए हैं। वहीं जब इस संदर्भ में लिखित शिकायत की गई तो जेई रोहित ने शिकायत पत्र को फाड़ दिया और कहा कि SDO के आदेश के बाद ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अब ये सही है या गलत, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। वहीं इस संदर्भ में मुख्य अभियंता जोन प्रथम से शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस ओर कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने SC को जांच हेतु आदेशित किया। वहीं SC ने अब इस मामले को संज्ञान लिया है और उन्होंने जांच हेतु पत्र जारी किया है, जिसमें शिकायती पत्र में वर्णित शिकायत को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण में विभागीय नियमानुसार जांच एवं परीक्षण करके निस्तारण आख्या प्रेषित करने की बात लिखी गई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में विभाग के किन किन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है। ताज्जुब की बात यह है कि काफी समय से गलत ढंग से विद्युत कनेक्शन दिए जाने के मामले की किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। शिकायत करने पर क्या और किन लोगों पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि मात्र ये कह देने से कि कुछ कनेक्शन पुराने हैं, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। वहीं आसपास की कॉलोनी में कुछ 1-2 पोल लगे हैं जिनकी दूरी 40 मीटर से अधिक है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये कैसे हुआ। पिछले 5 साल में विभागीय कार्य अधूरे कैसे हैं और किसी भी निजी कॉलोनाइजर द्वारा बिना अनुमति पोल कैसे लगाए जा सकते हैं। उधर मकान दिखाइए, वहां देखिए लाइन गया हुआ है। अब आप सब जगह जो है लाइट पहुंची हुई है, सब जगह मीटर लगा हुआ है और हम लोग रोड से अंदर आ चुके हैं। बल्ली के सहारे पूरी लाइन व्यवस्था दी हुई है। आधा किलोमीटर अंदर हम लोग रोड से आ चुके हैं और अभी तक एक भी खंबा नहीं दिखा है। कम से कम हम लोग 20 से 25 मकान दिखा चुके हैं जहाँ पे मीटर कनेक्शन लगे हुए हैं। हर जगह मीटर लगा हुआ है और हम लोग इस समय आधा किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं। किसी के मीटर का मत बनाइएगा। ये मीटर लगे हुए हैं हर घर पे। तो मकान में, सारे मकान में कनेक्शन इन्होंने भरपूर दिया हुआ है। कनेक्शन दिया हुआ है,
बिना जांच के कनेक्शन मिला कैसे, और अगर जांच हुई है तो किसने किया, सवाल तो ये खड़ा होता है। सर्वे कौन किया है, चेयरमैन, लाइनमैन कौन रहा, जेई कौन रहा। इधर देखिए पोल लगा हुआ है, तार गायब है। और मुझे लगता है कि ये सरकार ने पोल भी नहीं लगवाया हुआ, क्योंकि पोल टूटा हुआ है, प्लस पोल की दूरी आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 पोल है, वो भी इतने अंदर आने के बाद। पूरी व्यवस्था जो है यहीं से रोक लीजिए, यहीं से दिखा दीजिए बस, बाकी छोड़िए। ऐसे बहुत सारे अंदर और भी लोग कॉलोनी में घर हैं। मुझे लगता है कि अब कहीं पोल नहीं है, सारा बल्ली के सहारे चल रहा है। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिजली विभाग के आला अधिकारी आंख मूंद के सोए हुए हैं, उनके नाक के नीचे। चेयरमैन की बातों को दरकिनार करते हुए बांस बल्ली पे ये जो लाइन कनेक्शन दिए जा रहे हैं नियमों के विरुद्ध, आखिर ये किसके सह पे दिए जा रहे हैं, सवाल ये उठता है। बीएचयू कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ओम शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने का आरोप लगाया। बीएचयू अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ओम शंकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कराने के लिए प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा अधिकारी पहुंचे। उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर भी थे। प्रोफेसर ने कहा कि किस आधार पर यह प्रेस वार्ता बंद कराई जा रही है, ये अधिकार किसने दिया, आप हमें लिखित में दें कि मीडिया से बात नहीं कर सकते। आदेश देने वाले अधिकारी का नाम और उनका मकसद क्या है ये भी बताएं। इसके बाद सभी वापस लौट गए। कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओम शंकर ने अस्पताल में प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और कुलपति पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि अभी भी कार्डियोलॉजी विभाग के बेड का मसला नहीं सुलझा, जबकि विवाद की स्थिति काफी समय से है, लेकिन मरीजों के साथ इनको क्यों खुन्नस है। उन्होंने कहा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास अस्पताल बेड तय करने का अधिकार नहीं होता, डायरेक्टर इस पर फैसला ले सकते हैं। बीएचयू में पिछले 3 साल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है, एक के बाद एक नियुक्तियां जारी हैं। इस दौरान उन्होंने नए कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पहले से लंबे समय से जो चल रहा है संघर्ष, जो हृदय रोगियों को जो बेड नहीं मिल रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उसी अत्याचार को आम पब्लिक के सामने लाने की मुहिम है। और किस तरह से जो है इस मतलब एक जो कॉकस बनाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यहाँ के अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री जी को धोखा दिया जा रहा है, और गलत उसकी वजह से आम जनता में गलत संदेश दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने इस आसपास के संसदीय क्षेत्र के जनता के लिए स्नेह नहीं रखते हैं, उनके प्रति संवेदना नहीं रखते हैं। ऐसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो अपराधी और भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो ऐसी एक मुहिम चला रहे हैं उनके विरुद्ध, जो सरासर गलत है। और इससे लगातार 2.5 सालों से हृदय रोग विभाग के 48 बेड बंद पड़े हैं, जिस पर हृदय रोगियों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, और उनकी आज तक 60,000 से ज्यादा लोगों को बेड खाली रहते हुए बिस्तर नहीं मिले हैं, जिसमें से हजारों लोगों की जाने जा चुकी है। जब तक मैं विभाग अध्यक्ष था, तो मेरे ऊपर वो जबरन दबाव नहीं बना पा रहे थे कि आप 90 बेड छोड़कर 41 बेड ले लीजिए और पुराने भवन को छोड़ दीजिए। अब जो नए विभाग अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, उनके ऊपर वो ये दबाव बनाने में सक्षम है, और उनकी वजह हो सकती है, या तो 3 वजह हैं, या तो उनको मरीजों के प्रति इनकी भी कोई संवेदना नहीं है, ये काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर इनकी कुछ कमजोरी है जिनकी वजह से वो इनसे डर रहे हैं, या फिर उनकी अपनी कोई आपसी दोस्ती यारी हो, जिसकी वजह से वो जो है मरीजों के विरुद्ध फैसला ले रहे हैं। क्योंकि जहां हृदय विभाग को 90 बेड आवंटित है, वहां पर सिर्फ 41 बेड लेकर कैसे वो शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद
कानूनन तौर पर देखा जाए तो विभागाध्यक्ष सब फैसले नहीं ले सकते हैं, उसके लिए अलग अलग कमिटियां बनी हुई है, पॉलिसी एंड प्लानिंग कमेटी है। उन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि हम सिर्फ तभी करेंगे जब हमको 90 बेड दिया जाएगा। हृदय विभाग को 48 बेड पहले से मिले हुए थे, उसको छीनकर अब 41 बेड नए भवन में दिए जा रहे हैं। और जो दावा किया जा रहा है कि हम और 20 बेड एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो दावा झूठा, खोखला और गलत क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। वो मानकों के हिसाब से जहां 24 बेड चौथे तल्ले पर बने हैं हृदय विभाग का, उसमें 6 बेड एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, यानी मानकों को तोड़कर जबरन बेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और वहां पर नर्सिंग नहीं किया जा सकता है। नर्सिंग स्टाफ घूमेंगे कहाँ, जब बेड पर बेड लग जाएंगे तो उनका केयर कैसे करेगा? उनका वो मान लिया कब हृदय पे दबाव बनाना है, कोई सीरियस हो गया पेशेंट तो कैसे उसका होगा? वहां ऑक्सीजन पॉइंट नहीं है, किसी तरह मानक से नहीं बना हुआ वो, तो उसमें 24 बेड में 30 बेड कैसे बनाया जा सकता? तो 6 बेड तो वहां बढ़ाया जा रहा है, और बाकी 14 बेड यानी 20 बेड जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें 14 बेड ऑपरेशन थिएटर का बेड है, जहां एडमिशन किया ही नहीं जा सकता। वहां पर पेशेंट ऑपरेशन से पहले तैयार होने पर रहते हैं, ऑपरेशन के बाद निकलने पर सामने उनको लिटाया जाता है, जहां कि उनको गहन देख रेख में रखी जाती है। अगर यहाँ गहन उसको वेटिंग एरिया अगर बीच सड़क पे खड़े करने लगे तो उस मरीज को कैसे प्रिपेयर करेंगे? और प्रिपेयर करने के ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद अगर ऐसे छोड़ देंगे, उनको कुछ हो गया तो उनकी जान चली जाएगी, इसके जिम्मेदार कौन है? अश्विन नाट्य महोत्सव के अंतर्गत गांव ससुराल नाम दामाद नाटक का मंचन हुआ। अश्विन नाट्य महोत्सव की छठी संध्या रंग दर्शकों के लिए मिले जुले प्रभाव वाली रही। संस्था मंथन के बैनर तले मंचित नाटक गांव ससुराल नाम दामाद के कुछ दृश्यों ने जहां दर्शकों को आनंदित किया, वहीं कई ऐसे भी दृश्य थे जो दर्शकों की ऊब का कारण बने। नागरी नाटक मंडली के मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह में करीब आधे घंटे विलंब से शुरू हुए नाटक का आगाज जितना रोमांचक था, अंत उतना ही नीरस। शुरुआती 15 मिनट के बाद ही दर्शक दीर्घा में छाया सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था। ग्रामीण परिवेश में तीज के त्योहार के इर्द गिर्द घूमते नाटक में कई ऐसे तथ्य भी शामिल कर लिए गए जिसने नाटक को मूल संदेश से भटका दिया। कजरी तीज के उत्सव के दौरान हुए घटनाक्रम में तारतम्यता का अभाव दर्शकों को खटकता रहा। हबीब तनवीर के नाटक गांव का नाव ससुरार, मोर नाव दामाद का हिंदी आलेख अर्चना शर्मा ने किया। निदेशक पारितोष भट्टाचार्य के परिश्रम को कलाकारों का पूरा सहयोग नहीं मिला। कौन चकेगा? तुम चकोगे तो ऐसे पूछ रहे हैं क्या? आज नहीं तो कल टपकोगे तो तुम ही। हम नहीं टपकने वाले। के बाद हमने अभी तक शकल नहीं देखी, तू कैसे दिखेगा? और अरे ये हमारे लिए है, टीवी है, ये है। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारी दीदी है। क्या समझ रही है? ये हमारी दीदी है।
बीएचयू में एनसीसी के प्रशिक्षण शिविर में आपदा प्रबंधन के विषय में डेमो दिया गया। एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर वाराणसी के निर्देशानुसार 89 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी वाराणसी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर के अंतर्गत इंस्पेक्टर यादव कृष्णा कुमार एवं उनके 5 सदस्य टीम 11 एनडीआरएफ वाराणसी द्वारा आपदा प्रबंधन के बारे में डेमो एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंस्पेक्टर यादव कृष्ण कुमार ने आपदा प्रबंधन के बारे में कैडेट्स को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भीषण आपदाएं जो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित मानव जीवन और संपदा को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। इन आपदाओं से कैसे निपटें, कौन कौन से उपाय हो जिससे धन जन की क्षति को न्यूनतम किया जा सके। आपदाओं के बाद उससे क्षति पहुंचाए लोगों के मनोबल को ऊंचा किया जा सके तथा आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी, इस पर विस्तृत जानकारी दी गई। ठीक है, और इसको आसानी से कैरी करके आप अकेले लेके जा सकते हो। तिरपाल फोल्ड कर लो जल्दी से। दोनों हाथों को किसी रुमाल या कपड़े से बांध लेना है, ठीक है ना। तो फिर अपने गर्दन में ले लेना है, एक हाथ से उसके सिर को पकड़ना है, ठीक है ना। और फिर आगे से देखना है कुछ सीधे चुभने वाली तो नहीं है, उसको साफ करते हुए इस तरीके से बाहर निकाल लेना धीरे धीरे। क्लियर हो गया? अब तो कर सकते हो। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लक्ष्मी कुंड स्थित मां महालक्ष्मी की सजी अलौकिक झांकी, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया दर्शन पूजन। प्राचीन काली मठ में मां के श्रृंगार महोत्सव व संगीत समारोह का हुआ शुभारंभ। लंका डाफी क्षेत्र में सीवर समस्या का सपा युवजन सभा ने किया विरोध। और आर महिला पीजी कॉलेज में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम निडर कार्यशाला का हुआ समापन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।